अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज हलक़े नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस पार्टी के कारकुन मुतसादिम हो गए। मकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान के हामियों ने एक दूसरे पर हमला किया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार दोनों पार्टियों के कारकुनों को काबू में करने में बेबस नजर आए। साढ़े 4 बजे मुझे फिरोज गांधी नगर से कंटिन्यूस फोन्स आना शुरू हुए। कई लोगों ने मुझे फोन कर ये बोला कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करीबन 20 लाख से जायद की एक रोड आसिफ नगर PS के सामने से फिरदौस मस्जिद तक ढलाई जा रही है। वो रोड को रुकाने के लिए जो एक तरक्याती काम है और सालों से फिरोज गांधी नगर के लोगों का मुतालबा है कि रोड बहुत ज्यादा डैमेज है, इसको दलाना चाहिए। कुछ यहाँ के कांग्रेसी गुलाम एक हारे हुए उम्मीदवार को लेकर जो धूप में सीधी तौर पे निकल नहीं सकता है, मजलिस का डायरेक्ट पसीना है, पाउडर लगा के निकलता है, क्रीम लगा के निकलता है, अपने आप को सूरज से बचा के निकलता है, वो आता है और एक दौरा करने की कोशिश करता है। मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार उसे रोकते हैं, बताते हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पे यहाँ की रोड पड़ी जा रही है। ताजनगर का नाला मजलिस की नुमाइंदगी पे हुआ है, जुबैदा मस्जिद के सामने की रोड मस्जिद के मजलिस की नुमाइंदगी पे हुई है। हाँ, काम में वक्त लगता है, मगर मैंने ये तो यहाँ के लोगों को, जब मैं मन्नान भाई, अजीज भाई और यहाँ के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के जिम्मेदार ने मुझे कहा कि ये रोड में वक्त लगेगी, मैंने उनको मुतमईन दिया कि मैंने मुक़द्देदार से बात की है और ये इंशाल्लाह ये रोड बड़ी तेजी से ऑन टाइम पड़ जाएगी। कल ही ये रोड खुदी और आज ये लोग दौरा करने आए और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी नुमाइंदगी से हुई है। ये सरासर झूठ है। और एक बात मैं अवाम को बोलना चाह रहा हूँ, परसों 2 दिन पहले फसलांसर में भी हुआ और मेरे पास टाउन प्लानिंग में इनके गुलामों के दिए हुए कंप्लेन है इनके नाम पे, जो नामपल्ली हल्के में फिर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनकी कंप्लेन ये डालकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लोग हारे हुए हैं तो ये लोग ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए। अगर खुदा ना खास्ता ये जीत जाते तो कैसा कहर बरपता नामपल्ली पे, ये आपको सोचने की जरूरत है। मेरे पास पूरे कंप्लेंट्स मौजूद है जो इनके यहाँ के जिम्मेदारों ने नाम पे बल्दिया में दी है। सैयद नगर में जा रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि ये नोटरी के घर है और तुम्हें हमें पैसे देना होगा, नहीं तो हैड्रा से तोड़ा देंगे। सैयद नगर, फसलांसर और नामपल्ली का कई हिस्सा हो, किसी एक घर को धक्का नहीं लग सकता। अगर ये फिरोज आएगा, उसके चमचे आएंगे, चप्पल निकाल के मारूंगा हरामजादों को। मगर नामपल्ली में कुछ होने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देगी। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे कंप्लेन डाले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी मुखालिफत में ठहर सके, इनके ब्लैकमेलिंग का धंधा हम बंद कर सके। ये लोग जहां पे भी इनके लोग हैं, आप सूरत देखिए, उनकी फितरत देखिए, पूरे राउडी बैकग्राउंड से है, पूरे राउडी बैकग्राउंड से है। ऐसे राउडी बैकग्राउंड के लोगों को नामपल्ली में फिराया जा रहा है तरक्की के नाम पर।
और ये लोग ये देख रहे हैं कि किसका घर बन रहा है, किसकी मोहरी डल रही है, किससे हम किस किस्म से पैसे खा सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट लैंड पे हम पैसे खा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदों से मुतासिर रियासतों के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेरे सदारत नई दिल्ली में मुनक़दा इजलास में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स ने भी इजलास में शिरकत की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र, चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वशिष्ठा आदि, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस शशिधर रेड्डी और एसआईबी के आईजी सोमती भी इजलास में शरीक हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। जब विकसित भारत के शब्द को एलोब्रेट करते हैं तो विकास 130 करोड़ की जनता तक पहुंचे, उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवादी। नक्सलवादी गांवों को ना शिक्षा से युक्त होने देते हैं, ना वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं देने देते हैं, ना कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना टेलीफोन सुविधाएं, पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं को भी आगे बढ़ने देते हैं। अंततोगत्वा हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास, उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर शहरी तरक्कियात व हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को शहर हैदराबाद की कदीम मूसा नदी की सफाई और मूसी रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की। इसी तरह रियासत के बल्दियात और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मसाइल के अलावा शहरी इलाकों में गरीबों के मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की ख्वाहिश की। मरकजी वजीर से मुलाकात के मौके पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी, के रघुवीरा रेड्डी, जी वंशी कृष्णा और हुकूमत के मुशीर जितेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद वाली सरकारी अराजियात, तालाबों, कुंटों और नालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम हाइड्रा पर अपोजिशन शोर मचा रही है। उन्होंने हाइड्रा की निज़ामी कार्रवाई और मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर सेक्रेटेरिएट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। मूसा नदी में नई जान डालने और झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये तमाम के लिए काबिल कबूल होना चाहिए। హైదరాబాద్ నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి చెరువులన్నీ 2014 నుంచి 2023-24 కల్లా వచ్చేవరకు ఎన్ని చెరువులు అసలు పూర్తిగా మాయమైపోయాయి. లోపలన్నీ ఆ రెడ్ బౌండరీలో వచ్చేవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్స్. హైదరాబాద్లో ఉన్న చెరువులన్నీ మొత్తం దీనికి సంబంధించిన సమాచారం మొత్తం కూడా దీంట్లో నిక్షిప్తం చేసి జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఆలోచన చేసి మీ ముందు పెట్టాం. సో
నేను ఇప్పుడు మీకు అందరూ చూపించేది ఏంటంటే ఈ చెరువులు 2014 ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాయని చూపించాను. ఏం చేద్దాం అనేది యూ డిసైడ్. బికాజ్ ఈ చెరువు నాది కాదు, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి గారిది కూడా కాదు, లేకపోతే మంత్రిమండలి సభ్యులది కాదు. ఇది సమాజాన్ని, హైదరాబాద్ నగరాన్ని, రాష్ట్రాన్ని. సో ఈ రకంగా అయిపోతున్న చెరువుల్ని ఇక నుంచైనా, ఇప్పుడు మీరు పార్షియల్గా చూశారు, ఇట్లా వదిలేస్తా ఉంటే పోతా ఉన్నాయి. ఇక నుంచైనా ఈ చెరువులు మీరు ఆపుకోకపోతే. नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सरकारी इदारों को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी तमाम पर आयद होती है। सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की खानों के मजदूरों के सालाना बोनस चेक्स की तकसीम के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगरेनी कंपनी के मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा बढ़ाने पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के मुनाफे के बारे में पिछली हुकूमतों की तरह हक़ाइक़ छुपाए नहीं गए हैं। उन्होंने मजदूरों को मशवरा दिया कि वो खानों से कोयले निकालने के खर्चात को कम करने की कोशिश करें ताकि मुनाफे में अपना हिस्सा बढ़ा सकें। ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా గట్టిగా నమ్ముతూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని బతికించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉందని. తొలి ప్రధాని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు గుండు సూది కూడా ఉత్పత్తి చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాలు తీసుకొని వచ్చి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో ఈ దేశానికి పునాదులేసి ఈ దేశాన్ని నిలబెట్టేపడేది. అటువంటి మహానుభావుడు నాయకత్వం వహించినటువంటి ఆయన సిద్ధాంతాలని తూచా తప్పకుండా నమ్మేటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంగా ఈరోజు మేము చాలా ప్రగాఢంగా ఈ రాష్ట్రంలో 100 సంవత్సరాల పైబడి ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థని బతికించుకోవాల్సిన అవసరం, భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత కూడా మనందరిపైన ఉందని చాలా గట్టిగా స్పష్టంగా నమ్ముతూ ఉన్నాము. కార్మికుల సోదరులంతా కూడా చెమటొచ్చి ఈ సంస్థకు ఆదాయాన్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. మొదలుపెట్టిన నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా బొగ్గుబాయిల్లోనే ఉన్నాం మనం. దాదాపు 40,000 మంది కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇందులో ఇంకొక 20-25,000 మంది అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ పేరు మీద పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మేమెవరో ఇందులో ఇక్కడ శాశ్వతం కాదు, కానీ మీరు మాత్రం శాశ్వతం. ఈ సంస్థ మీది, ఈ ఆస్తి మీదే. మిమ్మల్ని నిలబెట్టి ముందు తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రమే అది. तेलंगाना हुकूमत की कर्ज माफ़ी स्कीम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि किसानों से कोई भी अदम इत्मीनान हुकूमत को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हमेशा किसानों के साथ करीबी राब्ते में रहता हूँ। हुकूमत के ताल्लुक से अगर कोई अदम इत्मीनान होता है तो उसका इजहार मुजाहिरों की शक्ल में सामने आता है। इख्तिदार से महरूमी का डर एक पार्टी को हो रहा है, जबकि दूसरी पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कर्ज माफ़ी स्कीम का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या तेलंगाना हुकूमत की कर्ज माफ़ी स्कीम मोदी को नज़र नहीं आ रही है? हमारी हुकूमत ने किसानों के 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किए। क्या बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में ऐसे कर्ज माफ़ी की स्कीम पर अमल किया गया? ముందుగా మంత్రి గారికి నా పాదాభివందనాలు తెలుపుతూ మిగతా అధికారులకు అందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ, సార్ నేను 2008 డిఎస్సి లోపల నేను డిఎస్సికి అప్లై చేసుకున్నా సార్. నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పుణ్యాన మాకు బీసీఈ అని చెప్పి రావడం జరిగింది. నాకు పొరపాటుగా బీసీబీ అని చెప్పి పడ్డది. దీంట్ లోపల లిస్ట్ లోపల అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు నాకున్నాయి. మళ్ళీ 2008 డిఎస్ అన్ని రోజులు తిరుగుతున్నాయి, ఏ అధికారులు కూడా సరిగ్గా పట్టించుకోవడం లేదు సార్. నాకు రాజీనామా తీసుకో. ఏదో చేశారు మనోళ్ళు తప్పు వల్ల అతను మీ దగ్గరికి పంపిస్తా. ఈ గాంధీ భవన్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఇది అది ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని రిజాల్వ్ చేయండి. చెయ్యకపోతే ఎందుకు కాలేదో కూడా చెప్పండి. రైట్. ओहदेदारों ने ग्रेटर हैदराबाद में तालाबों और नालों पर कब्जा करते हुए गैर मजाज तामीरात करने वाले अफराद पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक ओहदेदारों ने 2014 के बाद शहर के आउटर रिंग रोड के अंदर पाए जाने वाले हर तालाब की तफसीलात इस रिपोर्ट में पेश की हैं। बताया गया है कि ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 920 तालाब हैं, जिनमें तकरीबन 225 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नज़र हो गए हैं। मज़ीद 196 तालाबों पर जुज़वी तौर पर कब्जे हुए हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BRS दौर में आउटर रिंग रोड के हुदूद में 24 तालाब जुज़वी तौर पर और 127 तालाब मुकम्मल तौर पर कब्जे की नज़र हो गए हैं।
तेलंगाना में अराजी और जायदाद के रजिस्ट्रेशन में नुमायां कमी देखी गई है। ओहदेदारों ने इस कमी की वजह हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के जरिए मिसमार करने की जारी मुहिम के बारे में अवाम में बढ़ते हुए खौफ को करार दिया। बहुत से मुमकिन खरीदार मुबैना तौर पर जायदादों की कानूनी हैसियत और मुस्तकबिल में मुमकिन इनेदाम की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ज़मीन या प्लॉट खरीदने में हिचकिचा रहे हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में सिर्फ सितंबर में रजिस्ट्रेशन की आमदनी में 30% की कमी वाक़ हुई है। पिछले साल सितंबर में तकरीबन 1 लाख लेन देन हुए थे, जिनसे 955 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। तमाम इस साल सितंबर में लेन देन की तादाद 80,000 तक कर दी गई, जिससे सिर्फ 650 करोड़ रुपए आए। जायदाद के लेन देन में ये कमी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान नुमायां रही, क्योंकि बहुत से लोग मुमकिन इनेदाम के अहकामात के खौफ से ज़मीन या प्लॉट्स में सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं। महकमे सिविल सप्लाईज ने आवाम को मशवरा दिया कि वो 1 स्टेट 1 कार्ड के नाम से सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले दरख्वास्त फॉर्म पर भरोसा ना करें। महकमे की जानिब से इस तरह का कोई दरख्वास्त फॉर्म जारी नहीं किया गया। महकमे के इल्म में बात आई है कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद ने तेलुगु में एक दरख्वास्त फॉर्म पोस्ट किया, जिसे 1 स्टेट 1 कार्ड का दरख्वास्त फॉर्म करार दिया जा रहा है और बाज़ मकामात पर इस दरख्वास्त फॉर्म के लिए भारी रकम भी हासिल की जा रही है। सिविल सप्लाईज की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि अब तक इस तरह का कोई दरख्वास्त फॉर्म जारी नहीं किया गया और अवाम गलत तशहीर पर भरोसा ना करें। फिलवक्त पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंतखब मौज़ूआत में डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए अवाम की तफसीलात हासिल की जा रही हैं और बाहर किसी को भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें भी गश्त कर रही हैं कि इस दरख्वास्त फॉर्म को पुर करते हुए उसे तहसीलदार के दफ्तर में दाखिल किया जाए। इस तरह की इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है। बाज़ अफराद इन दरख्वास्त फॉर्म के साथ रेवेन्यू ऑफिस भी पहुंच रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के सदर अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने रियासती हज कमेटी को 6,519 का कोटा अलॉट करने पर मरकजी हज कमेटी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 9,011 ऑनलाइन दरखास्तें वसूल हुई हैं। रियासत की मुस्लिम आबादी के तनासब से 3,155 का कोटा मख्तस किया गया था। उनकी कोशिश के नतीजे में मरकजी हज कमेटी ने इसमें इजाफा करते हुए उसे 6,519 कर दिया। मौलाना खुसरो पाशा ने मुंतखब आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और सफ़र मुक़द्दस की तैयारियां शुरू कर देने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि मुंतखब आज़मीन हज अपनी पहली किस्त के तौर पर 1,30,300 रुपये की रकम जमा करें, जिसकी तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट या फिर हज कमेटी के फ़ोन नंबर 04023298793 दफ्तर के औकात में रब्त पैदा कर सकते हैं। तेलंगाना एपसेट बीपीसी उम्मीदवारों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बी फार्मेसी, डी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल साइंस जैसे कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये काउंसलिंग मुनक्किद होगी। पहले मरहले की काउंसलिंग 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दरमियान होगी। इस दौरान प्रोसेसिंग फ़ीस असनाद की जांच के लिए स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक करने वाले उम्मीदवारों को 21 से 23 अक्टूबर के अंदर असनाद की जाँच मुकम्मल की जाएगी। 21 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा और 28 अक्टूबर को सीट अलॉट किए जाएंगे। सीट अलॉट करने वाले उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन के जरिए सेल्फ रिपोर्टिंग करते हुए ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। इसी तरह कतई मरहले की काउंसलिंग 4 नवंबर से शुरू होगी। उसी दिन से प्रोसेसिंग फीस में असनाद की जांच के लिए स्लॉट बुक करना होगा। 5 नवंबर को असनाद की जांच होगी। 5 और 6 नवंबर को वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 9 नवंबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। सीट मिलने वाले उम्मीदवार 9 से 11 नवंबर तक सेल्फ रिपोर्टिंग करते हुए ट्यूशन फीस अदा कर सकते हैं। 11 और 12 नवंबर को मुतालिका कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। नवंबर 12 को स्पॉट एडमिशन में दाखिले से मुतालिक गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने वज़रा को सख्त इंतबाह देते हुए उन्हें मशवरा दिया कि अवाम में दिए जाने वाले बयानात के बारे में मोहतात रहें। ये इंतबाह वज़ीर कुंडा सुरेखा के हालिया वाक़े के पेश नज़र सामने आया। महेश कुमार गौड़ ने जोर देते हुए कहा कि वज़रा बिलखुसूस इख्तिदार पर रहने वालों को चाहिए कि अवाम में बयानात देने से पहले अल्फाज का एहतियात के साथ इंतखाब किया जाए। अपोजिशन जमातों की जानिब से इश्तियाल दिलाने के बावजूद वज़रा को चाहिए कि वो उनके लफ्ज़ी जाल में ना फंसे और गैर ज़रूरी तबसरा ना करें। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़रा को एहतियात करने की ज़रूरत है।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हाइड्रा की सरगर्मियों से हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 2 माह से रियल एस्टेट का कारोबार ठप होकर रह गया, जिसके नतीजे में रजिस्ट्रेशन से हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तेलंगाना का कल्ब है, जहाँ से रियासत की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। इस शहर में आम अफराद और गरीबों पर बुलडोजर चलाते हुए डरो खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे रियासत को हासिल होने वाली आमदनी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को नए ज़राए से आमदनी हासिल करने का कोई तजुर्बा नहीं है, उल्टा हासिल होने वाली आमदनी को गलत पॉलिसियों की वजह से ख़त्म किया जा रहा है। महेश्वरम के साबिक रुकन असेंबली तीगला कृष्णा रेड्डी ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि वो जल्द ही तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो जाएंगे। साबिक वजीर मल्लारेड्डी, मल्काजगिरी के रुकन असेंबली राजशेखर रेड्डी, तीगला कृष्णा रेड्डी और दीगर ने अमरावती में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। मल्लारेड्डी ने चंद्रबाबू को अपनी पोती की शादी का दावतनामा दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने ऐलान किया कि वो तेलंगाना में तेलुगु देशम की अजमत को वापस लाएंगे। रियासत में तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आएगी। पार्टी में जल्द ही बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन की शमूलियत होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट से चंद्रबाबू नायडू खुसूसी तैयारे में कौमी दारुल हुकूमत रवाना हुए, जहां उन्होंने मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की इजराई, शाहराहों की तरक्की, रेलवे जोन के संगे बुनियाद, सील में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के इंतजाम, हाल ही में आए सैलाब के मुतासरीन के लिए मरकज से इमदाद और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत की गई। दशहरा और दिवाली के त्योहारों के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद में मुकीम अफराद पड़ोसी रियासत के आबाई इलाकों को त्यौहार मनाने जाते हैं। साथ ही शुमाली हिंद की रियासतों के लिए भी हैदराबाद से जाने वालों की तादाद में इजाफा होता है। मुसाफिरीन की सहूलत और उनके हुजूम को कम करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे मुसाफिरों की जानिब से कई स्पेशल ट्रेन चला रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO श्रीधर ने कहा कि मुसाफिरों की ज़रूरियात के मुताबिक मनसूबा तैयार किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी से खवातीन ने शिकायत करते हुए कहा कि खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत के बाद मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने इस स्कीम के बारे में खवातीन की राय हासिल करने बस में सफ़र किया, जिस पर बाज़ खवातीन ने कहा कि रकम देकर टिकट खरीदने वाले बस में ठहर कर सफ़र कर रहे हैं, जबकि हम बस में आराम से बैठकर सफ़र कर रहे हैं। रुकन असेंबली ने पूछा कि क्या खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादे से खुश हैं, जिस पर उन खवातीन ने जवाब दिया कि मुलाजिमत करने वाली खवातीन को इससे फ़ायदा हो सकता है, ताहम मजदूर खवातीन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। లేడీస్ సిటిఆర్ లేడీస్ మంచిగా యంగ్స్టర్స్ లేడీస్ ఉన్నాయి रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर करदा हतक इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में टॉलीवुड अदाकार अक्किनेनी नागार्जुना मंगल को नामपल्ली कोर्ट में पेश हो सकते हैं। ये मामला अदाकारा समांता समेत नागार्जुना के ख़ानदान के बारे में रियासती वजीर के मुबैना तौर पर तौहीन आमेज़ रिमार्क से पैदा हुआ, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। नागार्जुना ने दावा किया कि कुंडा सुरेखा के तबसरे उनके ख़ानदान की साख और विखार को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके नतीजे में उन्होंने नामपल्ली कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें वजीर के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। गुज़िश्ता जुमे को होने वाली इब्तिदाई समात जज के छुट्टी पर होने की वजह से पीर तक मुलतवी कर दी गई। पीर को समात को एक और इल्तिवा का सामना करना पड़ा, क्योंकि नागार्जुन हाजिर नहीं हो सके थे। इसके बाद अदालत ने समात को मंगल के लिए मुकर्रर किया। नागार्जुन के अपने बयान ये तवक्को की जा रही है कि नागार्जुन कल अदालत में हाजिर हो सकते हैं और अपना बयान दर्ज करा सकते हैं।
कोरियोग्राफर जानी मास्टर को एक और धक्का लगा क्योंकि नारसिंगी पुलिस ने उनकी अबूरी जमानत की मनसूखी की ख्वाहिश करते हुए अदालत से रुजू हुई। जॉनी मास्टर के लिए 2022 की एक फिल्म में उनकी कोरियोग्राफी पर बेहतरीन कोरियोग्राफर का अवार्ड का ऐलान किया गया था। ताहम पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ इल्ज़ामात के शदीद होने पर नेशनल अवार्ड्स कमेटी ने उनके अवार्ड को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया। अलावाजी 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली नेशनल फिल्म अवार्ड्स तकरीब के उनके दावतनामे से भी दस्तबरदारी इख्तियार की गई। क़ब्ल जानी मास्टर ने अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए जमानत देने की ख्वाहिश की थी। शहर की एक अदालत ने 6 था 9 अक्टूबर उनकी आर्जी जमानत मंजूर की थी। आंध्र प्रदेश के आंध्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक वाकया पेश आया, जहां सीनियर तलबा ने फहश अंदाज में डांस करने का जूनियर तलबा से मुतालबा किया और उन्हें हरासा किया। यही नहीं बल्कि डांस का वीडियो मुख्तलिफ सोशल ग्रुप में वायरल भी किया गया। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद कॉलेज इंतजामिया ने खातियों की निशानदही शुरू कर दी। बताया गया कि आर्किटेक्चर के साल अव्वल के तालिबात के साथ साल दोम के चंद तलबा रैगिंग करते हुए उनसे डांस करने का मुतालबा किया। उन तालिबात ने कहा कि वो डांस करना नहीं जानती थी, जिस पर उन्हें मशवरा दिया गया कि वो लड़कों के पास जाकर डांस सीखें। रैगिंग के वक्त वीडियो भी ली गई और उसे ग्रुपों में शेयर किया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस बात का इल्म होने के बाद तहकीकात करवाई गई और तादीबी कार्रवाई के तहत 10 तलबा को 15 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में एक नौजवान खातून और उसके वालिदैन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त भार्गव रेड्डी के तौर पर की गई, उसने मुबैना तौर पर नौजवान खातून पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब उसने उसकी मोहब्बत की पेशकश को ठुकरा दिया। ये वाकया आधी रात को पेश आया जब भार्गव रेड्डी मुतासिरा के घर गया और उस पर चाकू से हमला किया। जब खातून के वालिदैन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुदाखलत की तो उन पर भी मुलजिम ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया। हमले के बाद पड़ोसियों ने 3 ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाने में मदद की। बादशाह मुतासरीन ने मकामी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हमले के बाद मौके से फरार होने वाले भार्गव रेड्डी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मोहब्बत के नाम पर नाबालिग 17 साल लड़की के घर जाने पर पकड़े जाने वाले लड़के की शादी करा दी गई। लड़की के रिश्तेदारों ने ये शादी करवाई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा के गन्नावरम मंडल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की अपनी खाला के पास रहती थी क्योंकि उसकी मां का इंतकाल हो चुका था। कुछ अरसे से सूरमपल्ली गांव का रहने वाला श्रीकांत नामी नौजवान मोहब्बत के नाम पर लड़की के घर आता जाता था, जिसे मकामी अफराद ने देख लिया। इस दौरान हफ्ते की रात जब लड़का लड़की से मिलने के लिए उसके घर गया तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उस पर जोर दिया कि वो लड़की से शादी करे। इस वाक़े की इत्तला लड़के ने अपने वालिदैन को दी। मुख्तलिफ ज़ातों से लड़के और लड़की का ताल्लुक़ होने से लड़के के वालिदैन इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए। ताहम दोनों के बुजुर्गों की मौजूदगी में लड़की की शादी ज़बरदस्ती लड़के के साथ करा दी गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों फरीकैन को पुलिस स्टेशन में तलब किया और उनकी काउंसलिंग की। बाद अज़ां लड़की को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया। मेडचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुंदला कोया में एक बंद प्राइवेट फैक्ट्री में बिजली के झटके से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब कारकुन एक गाड़ी पर सीढ़ी चढ़ रहे थे जो हादसाती तौर पर हाई टेंशन वायर से टकरा गई। मुतासरीन की शिनाख्त गुड्डू बेती 26 साल और मंगी 25 बरस के तौर पर हुई। बिजली का झटका लगने से ये दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इसराइल जो मगरबी ममालिक की जानिब मदद के लिए देख रहा है, उस पर सबसे बड़ा हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जिसको आज 1 साल मुकम्मिल हो गया। यह हमला फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से किया गया था, जिसमें सिर्फ एक दिन में 1200 से ज़्यादा इसराइली हलाक और 251 अफराद को हमास के जंगजुओं ने यरगमाल बना लिया था। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर को 6:30 बजे सुबह यह हमला किया था और करीब 5000 रॉकेट फायर किए थे। उसके बाद हमास के सैकड़ों जंगजू इसराइल में दाखिल हुए, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये वो दिन था जब पूरा मुल्क एक मजहबी त्यौहार मना रहा था। हमास ने इस हमले को फ्लड ऑफ अल-अक्सा का नाम दिया था। वाज़ेह है कि इस हमले के से कबल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरे इसराइल में सियासी माहौल अच्छा नहीं था। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे थे। इस हमले के बाद इसराइल ने गाज़ा पर हमला करना शुरू किया और इसे ऑपरेशन सोर्ड्स ऑफ आयरन का नाम दिया। अब तक इसराइल की बमबारी और हमलों में तकरीबन 98,000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, 42,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें
जख्मी होने वालों में 16,775 बच्चे हैं। इस जंग में अब तक 1,139 इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इस हमले में 125 सहाफ़ी मारे भी गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।